इतने खतरनाक लोगों के सामने आसपास देखकर अनिका घबरा जरूर गई थी, मगर उसने अपना डर अपने चेहरे पे आने नहीं दिया था। जब बाहर खड़े आदमी ने फिर से गाड़ी के विंडो पर नॉक किया तो बड़े ही आराम से अनिका ने गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए सामने खड़े आदमी से पूछा, क्या बात है, इस तरह मेरा रास्ता क्यों रोका है? जो आदमी इस व्यक्ति अनिका के विंडो के सामने खड़ा था, वह चेहरे पर एक लंबा सा निशान बना हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत पुराना चाकू या तलवार का निशान था। उस आदमी की आंखें गहरी लाल रंग की थी। उस आदमी की आंखें देखकर लगता था जैसे आदमी सदियों से सोया नहीं था और बस दिन रात किसी की तलाश में भटकता रहता था। बहुत ही कर्कश वाइब्रेटिंग आवाज में उस आदमी ने अनिका को घूरते हुए कहा, गाड़ी से बाहर निकलो अभी। आदमी का इस तरह के बर्ताव को देखकर अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस प्रकार का आदमी रोहित के इतने शानदार विला में क्या कर रहा था, और आखिर अनिका को इस तरह डरा कर यह आदमी अनिका से क्या कहना चाहता था। इस तरह के ये एनवायरनमेंट में अनिका ने अपनी हिम्मत बांध कर रखी और सामने खड़े आदमी की आंखों में आंखें डालकर अनिका ने फिर से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह सब क्या हो रहा है और मुझे इस तरह क्यों रोका जा रहा है? विंडो के पास आदमी अनिका को कुछ कहे इससे पहले उसके पीछे खड़े एक आदमी ने अनिका को देखते हुए कमेंट पास की, यह लड़की तो कमाल है, यह गजब का रूप रंग है इसका। जैसे ही पीछे खड़े आदमी ने अनिका के बारे में ऐसा कहा, शीशे के पास खड़े 2-3 लोग अनिका को अजीब तरीके से देखने लगे। सभी लोगों की आंखों में हवस साफ नजर आ रही थी। तभी वह आदमी जो अनिका के ठीक बगल में खड़ा था, वो जिसे चेहरे पे गहरा निशान बना हुआ था, वह अपनी कर्कश आवाज में धीरे से बोला, बकवास बंद करो तुम लोग, हमारा मकसद मत भूलो। हमारा मकसद है मारवा का बच्चा, इसके अलावा और किसी तरह के झमेले में नहीं फंसना है। अगर तुम्हें लड़की चाहिए तो एक बार हमारा यह काम खत्म हो जाए, उसके बाद जो पैसा मिलेगा उसके बाद तुम जो करना चाहे वो कर सकते हो। लड़की तो और भी मिल जाएंगी, इससे भी ज्यादा खूबसूरत। फिलहाल जो काम करना है उस पे ध्यान दो। उस आदमी के मुंह से ये बात सुनकर अब अनिका का डर उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगा। अनिका इतना समझ चुकी थी कि यह लोग रोहित मारवा के आदमी नहीं थे, बल्कि विला में जबरदस्ती कुछ गुंडे थे। अनिका डरी जरूर थी, मगर फिर भी उस आदमी का सामना करते हुए अनिका ने पूछा, क्या आप रोहित मारवा के बेटे की तलाश में यहाँ आए हो? तभी एक आदमी ने अनिका के बगल में बैठे रिया की ओर देखते हुए कहा, हाँ, और मैं अपना टारगेट कभी छोड़ता नहीं हूँ। मैडम, अगर तुम अपना भला चाहते हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। उस बच्चे को मेरे हवाले कर दो और हम तुम्हें जाने देंगे, वरना एक बात ध्यान से सुन लो, अगर बीच में तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो ना यह बच्चा बचेगा ना तुम। यह बात सुनते ही अनिका इतना समझ चुकी थी कि यह सारे गुंडे उसके बेटे को लेने आए थे, और शायद यह डरावना सा दिखने वाला आदमी कोई ऐसा गुंडा था जिसे लोग पैसे देकर गैर कानूनी काम करवाया करते थे। अक्सर ऐसे लोग पैसे लेकर किसी का किडनैप कर लेते थे तो किसी का मर्डर कर देते थे, और इसके बदले में ऐसे घिनौने काम करने वाला शख्स इन्हें इतनी मोटी रकम देता था कि आने वाले कई महीनों तक यह लोग अंडरग्राउंड हो जाते थे। और उन पैसे से एक बात तो तय थी कि मारवा खानदान पर हाथ डालने वाला गुंडा कोई आम गुंडा नहीं होगा। और सामने खड़े आदमी को देखकर यह बात साफ पता चलती थी कि आदमी बेहद खतरनाक और चालाक था। ऐसे काम करने में शायद इसे महारत हासिल थी। ऐसे खतरनाक आदमी से अनिका को अपने बच्चों की हिफाजत करनी थी, मगर अनिका को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिया को इन बदमाशों के चंगुल से बचाए। जब अनिका ने आसपास की दीवारों पर देखा तो अचानक उसकी नजर सर्विलेंस कैमरा पर पड़ी। उन बदमाशों ने सारे कैमरा डिस्ट्रॉय कर दिए थे ताकि सिक्योरिटी की नजर इन पर ना पड़े। शायद यह लोग बहुत बड़ी लंबी प्लानिंग करके आए थे। अनिका को इनका अटक देखकर यह बात समझ में आ गई थी कि यह लोग शायद पिछले रात ही बंगले की दीवार कूदकर अंदर आ गए थे, और सर्विलेंस कैमरा डिस्ट्रॉय करने के बाद एक लंबे समय तक झाड़ियों के बीचों बीच छुपे रहे। वो लोग यह बात पहले से जानते थे कि आर्यन कहीं भी अगर जाता था तो 4-5 बॉडीगार्ड हमेशा गिरा हुआ होता था। यह लोग बस वह मौका तलाश रहे थे जब आर्यन या तो बंगले के परिसर में अकेला खेल रहा हो और या तो किसी ऐसे इंसान के साथ हो जिससे यह बदमाश आसानी से काबू में कर सके और आर्यन को अगवा कर सके। रिया की ओर देखकर विंडो के पास खड़ा हुआ बदमाश अपने चेहरे पर एक खतरनाक सी स्माइल देकर कहने लगा, हमसे बचने के लिए लड़कियों के कपड़े पहनकर है डरपोक बच्चा अमीरजादों की औलाद है। इन अमीरजादों की औलाद भी हमेशा डरपोक ही पैदा होती है। देखो कैसे मर्द होने के बावजूद औरतों के कपड़े का सहारा लेकर हमसे बचने की कोशिश कर रहा है यह 6 साल का लड़का। जब इस आदमी ने रिया को देखते हुए यह सब कहा तो उसके पीछे खड़े हुए कुछ बदमाश रिया को देखकर हंसने लगे।
तभी विंडो के पास खड़े हुए बदमाश ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, यह तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले से तस्वीर देख रखी थी, वरना तो हमें चकमा देकर यह लोग निकल जाते और हमें पता ही नहीं चलता कि कार में कोई लड़की नहीं बल्कि रोहित मारवा का बेटा बैठा। रिया को देखकर उस बदमाश की आंखों में एक अजीब सी खुशी दिखाई देने लगी। रिया के रूप में उसे मिलने वाले इनाम की रकम साफ नजर आ रही थी। अपने हाथों से अनिका का चेहरा पीछे हटाते हुए उस आदमी ने अपने गंदे और बड़े हाथ रिया की ओर लंबे किए। जैसे ही उसके हाथ रिया के गर्दन तक पहुंचने वाले थे, अचानक ही उस आदमी का हाथ जोर से स्टीयरिंग व्हील के बीच में फंसाते हुए अनिका ने इतनी जोर से मोड़ा कि उस आदमी की चीख निकल गई। अनिका ने रिया से कहा, रिया बेटा, एक काम करो, तुम गाड़ी के पीछे की सीट पर जाकर बैठ जाओ और अपना कोई भी पसंद का गाना गाओ और अपनी आंखें बंद रखना। जब तक मम्मा ना कहे तब तक अपनी आंखें मत खोलना। अपनी मम्मा की बात सुनते ही रिया तुरंत कार की बैक सीट में जाकर बैठ गई। फिर रिया अपनी आंखें बंद करके अपनी फेवरेट नर्सरी गाने लगी, मेरी हंड और लिटिल ब्लैम। कुछ ही देर में रिया के कानों पर अलग अलग आवाजें आने लगी। कभी गाड़ी जोर का झटका महसूस करती तो कभी किसी आदमी के जमीन पर गिरने की आवाज आती। धीरे धीरे बाहर से आने वाली आवाजें रिया की नर्स से ताल मिलाने लगी। रिया को अनिका ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जब तक मम्मा ना कहे तब तक अपनी आंखें ना खोले, मगर नन्ही बदमाश रिया से रहा नहीं जा रहा था। नर्सरी राइम गाते गाते बीच बीच में रिया अपनी आंखें खोलकर बाहर चल रहे एक्शन को जरूर देख लेती थी, मगर जैसे ही वह अपनी मम्मा की आंखों में आंखें डालकर देखती, मम्मा की आंखों का गुस्सा देखकर तुरंत अपनी आंखें फिर से बंद कर लेती, क्योंकि रिया एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि जिस तरह से मम्मा आज इन बदमाशों की धुलाई करने वाली थी, कहीं उसी गुस्से के जोश में एक छोटी सी भी चपक अगर रिया को लग गई तो अगले कई दिनों तक रिया को उसका दर्द महसूस होने वाला था। इसलिए इस वक्त रिया के पास अपनी मम्मा की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। हाँ, कहीं ना कहीं रिया को उन बदमाशों के लिए बहुत बुरा लग रहा था। रिया को पता था कि आज उसकी मम्मा उन बदमाशों का वह हाल करने वाली थी कि अंदाजा कभी वो उसके भाई आर्यन को देखने की भी हिम्मत नहीं करते। थोड़ी देर बाद जब रिया की नर्सरी राइम खत्म हो गई, उसने फिर से हिम्मत करके हल्के से अपनी आंखें खोले। आसपास सब कुछ लगभग शांत हो चुका था। बस जब रिया ने जमीन की ओर देखा तो 7 से 8 हट्टे कट्टे वजनदार बदमाश जमीन पर बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह आवाज करते हुए रेंग रहे थे। डरावना सा आदमी जिसके चेहरे पर जख्म था, निशान बना हुआ था, वह इस हालत में भी नहीं था कि वह जमीन पर लेटकर एक करवट बदल सके। बस अपनी बुझती हुई आंखों से अनिका को देखकर उसने अनिका से सवाल किया, कौन हो तुम? वह बदमाश आज तक इतना तो जान चुके थे कि यह खूबसूरत सी नाजुक सी दिखने वाली लड़की कोई आम नहीं है। जो लड़की 8 खतरनाक गुंडे का इस तरह से सफाया कर दे, वैसी लड़की तो क्या किसी लड़के को भी आज तक इन बदमाशों ने नहीं देखा था। अनिका मुंह कटे बदमाश के पास जाकर दोनों हाथ होल्ड करके खड़े हो गई। फिर उसे बिना देखे अनिका ने उससे कहा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी और टाइम भी नहीं वेस्ट करूंगी, लेकिन तुम्हें पता है कि अगर मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला तो मैं क्या कर सकती हूँ। इसलिए मैं जो कुछ भी पूछूंगी वह ध्यान से सुनो और मेरी बात का जवाब दो। जमीन पर लेटा हुआ बदमाश इतनी बुरी हालत में था कि अगर अनिका ने उसे जरा सा भी चोट पहुंचाई तो वह अपना दम तोड़ देगा। इसलिए वह पहले ही अनिका के हर सवाल का जवाब देने के लिए रेडी था। अनिका ने उस आदमी से अपना पहला सवाल पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? बिना टाइम वेस्ट किए उस आदमी ने अनिका से कहा, बग्गा नाम है मेरा। अनिका ने फिर बग्गा से अपना दूसरा सवाल पूछा, कहाँ रहते हो और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? बग्गा ने अनिका के हर सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया था। बग्गा के मुंह से उनके जवाब सुनते हुए अनिका ने अपने जेब से अपना फोन निकाला और प्राइवेट वेबसाइट पर जाकर कुछ टाइप करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में जमीन पर लेटे हुए बदमाश की पर्सनल इंफॉर्मेशन अनिका के मोबाइल फोन पर फ्लैश होने लगी थी। जब अनिका ने मोबाइल पर फ्लैश हो रही बग्गा की सारी इंफॉर्मेशन उसकी आंखों के सामने रखी तो अनिका के मोबाइल पर अपनी पूरी जन्म कुंडली देखकर बग्गा हैरान रह गया। इस बार अनिका ने बग्गा की आंखों में आंखें डालते हुए उसकी तरफ उंगली से इशारा करते हुए वार्न किया, हमारी दुनिया का एक उसूल है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर इतना जान रखना, रोहित मारवा या उसके बेटे को जरा सी भी खरोच आई तो वह चोट चाहे किसी ने भी पहुंचाई हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारा क्या अंजाम करूंगी ये तुम सोच भी नहीं सकते। अगर आगे कुछ हुआ तो रोहित मारवा और उसके बेटे को हुए नुकसान की जिम्मेदारी मैं तुम्हें ही समझूंगी। जमीन पर पड़ा हुआ आदमी बस हैरानी से अनिका की ओर देखने लगा। अनिका ने उसके पाँव को फिर से हल्के से लात मार के अपने रास्ते से हटने का उस बदमाश को सिग्नल दिया। बुरी तरह से पिटा हुआ बदमाश बग्गा किसी तरह अपना पाँव अनिका के रास्ते से हटाने से कामयाब हुआ, मगर
ऐसे करने से उसे जितना दर्द महसूस हो रहा था उतना शायद आज तक उसकी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। जमीन पर पड़े दूसरे बदमाशों को देखते हुए अनिका ने अपने हाथ में लगे मिट्टी को झाड़ते हुए रिया से कहा था ना तुमसे कि जब तक मम्मा ना कहे तब तक आंखें मत खोलना। वाई डोंट यू लिसन टू मी। अब चलो, हमें बहुत देर हो रही है। पता है ना आज तुम्हारे पापा का जन्मदिन है। बर्थडे सेलिब्रेशन में तुम क्या करने वाले हो उस पर ध्यान दो। जैसे ही अनिका वापस कार में बैठने जा रही थी, जमीन पर पड़ा हुआ बग्गा अचानक अनिका को गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, तुम यह नहीं कर सकती, यह हमारे साथ अन्याय है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई और गैंग रोहित मारवा या उसके बेटे को नुकसान पहुंचाती है तो तुम मेरे पीछे और मेरे खानदान के पीछे लग जाओगे। यह तो बिल्कुल गलत बात है। इतना तो तुम भी जानती होगी कि एक हम ही नहीं है जो रोहित मारवा के बेटे की जान के पीछे पड़े हैं। दिल्ली में और देश में ऐसी कई गैंग है जिन्हें हर 1-2 महीने में रोहित मारवा के बेटे को उठाने की सुपारी दी जाती है। अब तुम किसी भी गैंग के किए का बदला हमसे लोगी तो यह तो बहुत गलत बात होगी। जमीन पर तड़प रहे बग्गा के मुंह से यह बात सुनकर अनिका पूरी तरह हैरान हो गई थी। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसके छोटे से बेटे के पीछे आखिर इतने खतरनाक गुंडे क्यों पड़े थे और क्यों इतने सारे लोग एक अकेले आर्यन की जान के पीछे पड़े थे। आज इस हालत को देखते हुए अनिका ने इसे भी एक भगवान का चमत्कार ही माना था कि इतना खतरा होने के बावजूद आर्यन अब तक सेफ। नीचे पड़े हुए बग्गा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, इस वक्त तुम्हें क्या लगता है कि मेरे अकेले की गैंग है जो इस मौके की तलाश में बैठी थी कि कब रोहित मारवा का बेटा उनके हाथ लगेगा? अभी इस वक्त तुम इस मारवा आउट हाउस में खड़ी हो। बिल्कुल इसी वक्त इस मारवा हाउस के आसपास और उसके अंदर कम से कम 4 या 5 गैंग इस बच्चे को उठाने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। कितनों से बचा सकोगी तुम इस बच्चे को? और अगर मान लो कि तुमने आज बचा भी लिया तो कब तक बचा पाओगे? और आखिर इस बच्चे को बचाने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? कौन हो तुम? मेरा कहा मानो रोहित मारवा के बच्चे को भूल जाओ। इसे बचाना तुम्हारे बस की बात। बग्गा की इस बात सुनते ही अनिका ने बग्गा के पास जाकर जोर से उसके मुंह पर लात मार दी और फिर अपने एक हाथ से बग्गा का कॉलर पकड़कर अनिका ने बग्गा से पूछा, मुझे बताओ आर्यन के नाम की सुपारी किसने दी है? जमीन पर लेटा हुआ बग्गा हैरत और डर से अनिका की आंखों में देखने लगा। अनिका का सवाल बार बार उसके कानों में गूंजने लगा था। अनिका ने एक बार फिर जोर से पूछा, बताओ आर्यन के नाम की सुपारी किसने दी है? बग्गा इस बार पूरी तरह फंस गया था। ना तो वह अनिका से लड़ पा रहा था और ना ही वह अनिका को झूठ बोल पा रहा था, क्योंकि वह जानता था उसका एक झूठ उसके परिवार के लिए खतरा बन सकता था। अनिका ने बग्गा के सामने ही बग्गा की पूरी जन्म कुंडली अभी भी फोन पर निकाल ली थी और बग्गा यह बात अच्छी तरह जानता था कि जो लड़की बग्गा और उसके खूंखार साथियों का यह हाल कर सकती थी वह बग्गा के परिवार वालों के साथ क्या कर सकती थी। बग्गा बिल्कुल धीरे धीरे अटक अटक कर अनिका को कहने लगा, मिस्टर रोहित मारवा एक बहुत बड़े आदमी है और बड़े आदमियों की यह खासियत होती है कि उनके दोस्त से ज्यादा दुश्मन होते हैं। बिजनेस की दुनिया में रहकर रोहित मारवा ने भी दोस्त से ज्यादा दुश्मन कमाए। इसलिए यह कहना बहुत मुश्किल है कि इन सारे दुश्मनों में से किसने आर्यन की सुपारी दी है। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि मारवा के बेटे की जान के पीछे इस वक्त कौन पड़ा है, मगर सिर्फ इतना जानता हूँ कि वह कोई इंसान नहीं है, वह झुंड में शिकार करते हैं। बग्गा की कांपती हुई आवाज और डरी हुई आंखों से अनिका एक बात समझ चुकी थी कि इस बार बग्गा जो कुछ भी कह रहा है वो सब सच था। अनिका ने एक बार फिर से बग्गा के बाल को जोर से खींचते हुए बग्गा को फिर से अपनी कही हुई बात याद दिलाई। अनिका ने बग्गा से कहा, मैं जो कुछ भी तुमसे कहा था वो हमेशा याद रखना। बग्गा को जमीन पर पटकाते हुए अनिका अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। बग्गा और उसके बदमाश साथी जमीन पर पड़े हुए कार से जाती हुई अनिका को देखने लगे। तभी बग्गा के एक साथी ने बग्गा से कहा, अरे अब क्या करेंगे सरदार? एक लड़की से पिटने के बाद बग्गा के अपने साथियों के सामने बड़ी बेइज्जती हुई थी। बग्गा की इतनी शर्मनाक हार से बग्गा पूरी तरह से टूट चुका था। बग्गा ने अपने साथी से कहा, अब हम कर भी क्या सकते हैं, इंतजार और लंबा इंतजार, चलो झाड़ियों में जाकर छुप जाते हैं। तभी बग्गा के एक साथी ने हैरान होकर बग्गा से पूछा, क्या आप अभी इस बच्चे की जान लेना चाहते हैं? बग्गा ने अपने साथी का गिरेबान पकड़ते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे कहा, अगर इस बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब हमें यहीं रहना होगा और इंतजार करना होगा कि अगर कोई और गैंग आकर इस बच्चे पर हमला करे तो हमें उस बच्चे को बचाना होगा। अगर इस बच्चे को कुछ भी हो गया तो मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बात सब लोग अपने भेजे में उतार लो। यह कहकर बग्गा और उसके साथी
फिर उसी जगह पर चले गए जहां अनिका के आने से पहले वह छुपकर आर्यन का इंतजार कर रहे थे। कार में बैठी रिया अचानक कूदकर फिर से अपनी मम्मा के बगल में पैसेंजर सीट पर आ गई। फिर अपनी मम्मा को एक किस देते हुए पूछने लगी, वाह सुपर मम्मी, आज तो तुमने कमाल कर दिया। मम्मा तुम सचमुच सुपर मम हो। आई लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू मम। मगर यह लोग कौन थे और क्या चाहते थे? गाड़ी को पार्किंग एरिया में पार्क करने के बाद अनिका ने अपने पर्स से कुछ लिपस्टिक और कॉस्मेटिक का सामान निकाला और फिर गाड़ी के सामने आईने में देखकर अपना मेकअप ठीक करने लगी। वैसे तो अनिका ज्यादा मेकअप नहीं करती थी, मगर आज गुंडों के साथ हुई हाथापाई के बाद उसे लगा कि उसे अपना हुलिया जरा सा ठीक कर लेना चाहिए। थोड़ी सी लिपस्टिक लगाते हुए अनिका ने कहा, अभी अभी जो कुछ भी हुआ है उस बारे में तुम अपने डैडी से कुछ नहीं कहोगी, समझ गई? यहाँ पर तुम्हारे भाई को बहुत खतरा है। बस हमें किसी तरह तुम्हारे भाई को संभल करके इस घर से बाहर ले जाना है और फिर हम तीनों देश छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। बस फिर हम तीनों वहाँ हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी रहेंगे, जहाँ तुम्हारे भाई को इन गुंडों से या तुम्हारे डैड के दुश्मनों से कोई खतरा ना हो। नन्ही सी रिया अपनी माँ की यह बात सुनकर टेंशन में आ गई। इस बार वो यह सोच में पड़ गई थी कि इतनी मेहनत करने के बाद भी रिया और आर्यन की पूरे परिवार को जोड़ने की प्लानिंग उसे फेल होते हुए नजर आ रही थी। आखिरकार डैड के कितने दुश्मन है, यह बात सोचकर मम्मा ने यह फैसला लिया था कि वह अब डैड के साथ नहीं रहेंगे, बल्कि आर्यन को लेकर वह देश छोड़कर चले जाएंगे, डैड से बहुत ज्यादा दूर। मारवा हाउस में आर्यन काफी एक्साइटेड लग रहा था, क्योंकि आधा घंटा पहले रिया ने उसे मैसेज करके यह बात बताई थी कि बहुत जल्द उसकी पूरी फैमिली रियूनाइट होने वाली थी और रिया और अनिका बहुत ही जल्द उनके बंगले पर उनसे मिलने आने वाले थे। मगर इससे पहले कि रिया और अनिका बंगले में आते, आर्यन अपने डैड को यह समझाना चाहता था कि वह रिया और अनिका के साथ कोई ऐसा वैसा बर्ताव ना करे जिससे अनिका को उन पर गुस्सा आ जाए। इसलिए आर्यन रोहित को ढूंढते हुए रोहित के ऑफिस में पहुंचा। मारवा हाउस में रोहित ने अपने लिए एक केबिन बनाई थी, जहां बैठकर वह ऑफिस का सारा काम करता था। जब भी रोहित को ऑफिस जाने का मूड नहीं होता, वह घर रहकर भी अपना सारा काम बड़ी आसानी से इस ऑफिस के जरिए कर लेता। नन्हा सा आर्यन ऑफिस के कांच का दरवाजा खोलते हुए अंदर आया। आर्यन ये देखकर चौंक गया कि आज ऑफिस में रहते हुए भी रोहित मारवा लैपटॉप पर नहीं बैठकर काम कर रहा था, बल्कि आईने में देखकर अपना सूट एडजस्ट कर रहा था। रोहित मुड़ कर आईने की ओर देखने लगा कि हर एंगल से उसका सूट फिटिंग में परफेक्ट था या नहीं। रोहित मन ही मन यह सोच रहा था कि आज के ऑपरेशन के लिए क्या ब्लैक सूट पहनना सही रहेगा, जो उसे काफी स्मार्ट और एलिगेंट लुक देता था, या फिर उसे व्हाइट सूट पहनना चाहिए जो आज के हिसाब से काफी वाइब्रेंट लग सकता था। मगर रोहित को यह बात भी पता थी कि उसके स्टिक टोन के हिसाब से डार्क कलर रोहित पर काफी ज्यादा सूट होते थे। रोहित ने अभी तक यह भी डिसाइड नहीं किया था कि वह किस तरह के जूते पहनने वाला था। जब रोहित आईने में देख रहा था, तब अचानक उसे आर्यन की आवाज सुनाई दी। आर्यन की ओर देखकर रोहित ने अपने आईब्रो ऊपर करते हुए आर्यन से पूछा, क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? इसके बाद थोड़ी देर तक आर्यन जमीन की ओर देखकर कुछ सोचने लगा। फिर उसकी अचानक ही कुछ देर बाद आर्यन ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर रोहित से कहा, डैड यू हैव अ डॉलर? आर्यन की बात सुनते ही रोहित हैरान होकर आर्यन को देखने लगा। फिर बाप बेटे बिना कुछ बोले, बिना हिले काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक ही रोहित अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आर्यन से कहने लगा, अच्छा और कहाँ है वो? रोहित की इस बात का जवाब देते हुए आर्यन ने कहा, आप उसे बहुत जल्द मिलने वाला है। जैसे ही आर्यन ने यह कहा, आर्यन के हाथों में जो फोन उसने पकड़ा था वह वाइब्रेट होने लगा। आर्यन ने जब स्क्रीन की ओर देखा तो उसे एक नोटिफिकेशन आया था। आर्यन को रिया ने एक ऑडियो मैसेज भेजा था। जब आर्यन ने अपने कान में ईयरफोन लगाकर रिया का भेजा हुआ मैसेज सुना तो वह मैसेज सुनकर हैरान हो गया। रिया ने मैसेज में आर्यन से कहा था, मम्मा इस वक्त डैड को कुछ नहीं बताना चाहती तो तुम जल्दबाजी में डैड को कुछ कह मत देना। अभी रुक जाओ जब तक मैं तुम्हें आगे की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती हूँ। तुम डैड से कोई ऐसी बात मत करना जिससे उन्हें हमारी प्लानिंग के बारे में पता चल जाए। रिया का मैसेज सुनकर आर्यन बुरी तरह से फंस गया था कि वह एक ऐसे चक्रव्यूह के बीच में फंसा था जहां से बाहर जाने का रास्ता अब उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आर्यन ने उसके डैड से आधी बात कही दी थी। अब सामने खड़ा रोहित आर्यन की बात पूरी होने का इंतजार कर रहा था। फिर धीरे से रोहित आर्यन के पास आया और अपना सवाल दोहराते हुए आर्यन से पूछने लगा, आर्यन मैंने अभी अभी कुछ पूछा है तुमसे, कहाँ है मेरी बेटी? रोहित का सवाल दोबारा सुनकर आर्यन का गला पूरी तरह से सूख चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि
वह अब अपने डैड को इस सवाल का क्या जवाब देता। आर्यन को पता था कि पहले ही एक गलतफहमी की वजह से रोहित उस बात से परेशान था कि आर्यन के अंदर एक लड़की छुपी हुई है। और अब आर्यन की इस तरह की बातें सुनकर पता नहीं रोहित आर्यन के बारे में क्या सोचने लगेगा। लेकिन जब आर्यन को और कोई रास्ता नहीं सूझा तब अपनी गर्दन टेढ़ी करके एक प्यारी सी मुस्कान रोहित को देते हुए आर्यन ने कहा, जरा एक बार मेरी तरफ देखो। यह कहते हुए आर्यन अपने दोनों हाथ हवा में लहराकर गोल गोल घुमाने लगा। लगभग 4-5 राउंड घूमने के बाद आर्यन ने रोहित से पूछा, क्या मैं क्यूट और खूबसूरत नहीं हूँ? अगर आपकी बेटी होती तो आज बिल्कुल ऐसी ही लगती। ऐसा नहीं लगता आपको कि मैं कभी कभी एक छोटी बच्ची जैसी लगती हूँ? आर्यन के मुंह से ये बात सुनकर रोहित का चेहरा टेंशन और हैरानी से भर गया था। अभी भी जो आर्यन ने कहा था उसे किसी तरह रोहित अनसुना करना चाहता था, मगर अफसोस वो यह नहीं कर सकता था और ना ही वह इस बात को भूल सकता था कि अभी भी आर्यन ने अपने आप को एक लड़की बताया था। रोहित को अब इस बात का विश्वास हो गया था कि आर्यन के मेंटल फेस से रिलेटिव इश्यूज अब ज्यादा सीरियस होने लगे थे। आज रोहित ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को एक अलग ही पर्सनालिटी में बदलते हुए देखा था। 2 मिनट पहले जो आर्यन बिल्कुल ठीक ठाक लड़के जैसा बर्ताव कर रहा था, वह कुछ ही सेकंड में लड़कियों जैसी हरकत करने लगा था। आर्यन को इस तरह देखकर रोहित ने एक बात तय कर ली थी कि यह किसी भी तरह आर्यन को अपने इस मेंटल स्टेटस के बाहर निकाल रहेगा, चाहे उसे उसके लिए आर्यन को बड़े से बड़े डॉक्टर के पास क्यों न ले जाना पड़े। अपने डैड की आंखों में अपने लिए इस तरह की फिक्र देखकर आर्यन खुद शर्म से लाल हो गया था, मगर इस वक्त वो ऐसे चक्रव्यूह में फंसा था जिसके वह सच बोलकर बाहर नहीं निकल सकता था। आर्यन निराश होकर धीरे कदमों से फिर से रोहित मारवा के ऑफिस से बाहर निकलने लगा। आर्यन को इस तरह चलते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आर्यन जिंदगी के उस बोझ का मारा था जिसे ढोना अब उसका कर्तव्य बन चुका था। इतनी छोटी सी उम्र में आर्यन रिलेशनशिप और जिंदगी के ऐसे भवन में फंसा था जो शायद कोई 40 साल का आदमी भी हैंडल ना कर पाता। अचानक ही मारवा हाउस की डोरबेल बजी। उससे पहले ही आर्यन दरवाजा खोलने जाता, रोहित आर्यन से आगे निकलकर दरवाजे की ओर चलने लगा, मगर दरवाजे के पास पहुंचते ही रोहित ने दरवाजा नहीं खोला। पहले वो अपने कपड़े एडजस्ट करने लगा। उसने ठीक से अपनी टाई अपने शर्ट पर एडजस्ट की और फिर जब उसे इस बात पर यकीन हो गया कि सब कुछ ठीक था तब उसने अपने चेहरे पर एक स्माइल लाकर दरवाजा खोला। रोहित ने सोचा था कि दरवाजे पर मिस अनिका अपनी बेटी के साथ आई होगी, मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला रोहित यह देखकर चौंक गया कि सामने मुस्कुराता हुआ सनी खड़ा था। सन्नी ने अंदर आते हुए अपने भाई रोहित से कहा, अरे आज तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे लिए खुद तो बिजनेस टाइकून रोहित मारवा ने दरवाजा खोला है। आज तो मैं भगवान से शायद और कुछ भी मांग लेता तो मुझे जरूर मिल जाता। जब रोहित को पता चला कि दरवाजे पर अनिका नहीं थी, अचानक ही रोहित के चेहरे की खुशी गायब हो गई। हताश और निराश हुए रोहित ने सनी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने चेहरे पर एक सरप्राइज लाते हुए सनी ने रोहित से कहा, क्या कर रहे हो मतलब? आज तुम्हारा बर्थडे है, मेरे बड़े भाई का बर्थडे है, इसलिए मैं स्पेशली सेलिब्रेट करने आया हूँ और तुम पूछ रहे हो कि यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं? यह कहते हुए सनी सोफा पर आकर बैठ गया। सोफा पर बैठने से पहले सनी ने एक बड़ा सा लाल बक्सा जिसे गिफ्ट रैप किया था उसे सामने टेबल पर रख दिया। अंदर किचन में चिराग मेहता मेड को और बाकी सर्विस स्टाफ को लंच की तैयारियों का इंस्ट्रक्शन दे रहा था। तभी वापस मारवा हाउस की डोरबेल बजी। इस बार रोहित को पक्का यकीन था कि दरवाजे पर जरूर अनिका ही होगी। रोहित अनिका के लिए दरवाजा खोलना चाहता था, मगर जैसे ही रोहित दरवाजा खोलने के लिए अपनी जगह से उठा, इस बार सोफे पर बैठा हुआ सनी दौड़कर मेन डोर खोलने गया। जब रोहित ने देखा कि सनी दौड़कर मेन डोर खोलने गया है तो वह निराश होकर फिर से वही हॉल के सोफे पर बैठ गया। रोहित ने पास पड़ी एक मैगजीन अपने हाथों में पकड़ ली और मैगजीन पढ़ने का नाटक करने लगा, मगर रोहित की आंखें बिल्कुल मेन डोर पर जमी हुई थी। वहां जैसे ही सनी ने दरवाजा खोला, सनी की आंखों चौड़ी हो गई यह देखकर कि दरवाजे पर कौन खड़ा था। दरवाजे पर खड़े शख्स को एक बड़ी सी स्माइल देते हुए सनी ने ऊपर से नीचे तक देखा तो फिर अपने भाई रोहित की ओर देखकर उसे आंख मार दी। रोहित जो अब तक मैगजीन पढ़ने का ढोंग कर रहा था, उसने मैगजीन एक तरफ रख दी और अपनी जगह से खड़े होकर रोहित ने हैरानी से मेन डोर की ओर देखकर कहा, तुम यहाँ क्या करने आई हो?